नमस्कार दोस्तों, मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, मुंबई महाराष्ट्र वाया यूपी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई यानी उत्तर प्रदेश, जिला हरदोई। मेरे देशवासियों, 2023 कहा जाता है कि जब साल की शुरुआत होती है तब हम यही कामना करते हैं ऊपर वाले से कि विश्व के जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब सुखी से रहें, शांति से रहें और उन्हें एक खुदा ईश्वर का अच्छा सा मार्गदर्शन मिले ताकि उसमें चलते हुए किसी को तकलीफ ना आए और फूल ही फूल बिखरते मिलते रहें और घर के खुशियाँ मिलते रहें और हर सपने पूरे होते रहें। ये विश्व की सोच है और यही हरीशचंद्र राइटर की हमारी सोच है। दोस्तों, अगर मेरे से कोई भी लफ्ज़ गलत निकले तो मेरे कमेंट में ज़रूर बोल देना, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो 9th क्लास है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और साइंस साइड से हूँ मैं। और हमारा जब समय हम पढ़ते थे उस समय मेरा आधा कोर्स 9th में था और वही कोर्स 10वीं में भी था, तो कुछ भी समझ लीजिए। दोस्तों, हमारे 2023 के अंत में जो इजराइल, हमास और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हुआ पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। यहाँ पे सवाल एक की बात नहीं करते, हम सभी की बात करते हैं। दोनों आपस में लड़ते हैं और दोनों का नुकसान हुआ और इतना नुकसान हुआ कि इसको विश्व के सभी भाई बहन बयां भी करने में उनको पूरी जिंदगी लग जाएगी, फिर भी बयां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से नरसंहार हो गया। दोनों देश आग से धधक उठे, दोनों देश के सपने चकनाचूर हो गए, दोनों देश की जो विकास था वो रुक गया और जो विकास हुआ था, जो बुनियाद खड़ी कर पाए थे, वो पूरा ध्वस्त हो गया, पूरा विनाश हो गया। क्योंकि हमला एक ऐसी चीज होती है, इसकी कोई जात नहीं होती है। हमला हमला है, वो कहीं भी हो जाए तो विनाश कर देता है। ये हम सब मिलके सोचना चाहिए। अब सवाल करते हैं इजराइल, हमास और फिलिस्तीन के। इजराइल इन देशों के बीच में है और टेक्निकल में आगे है, शिक्षण में आगे है और बहुत उसका नाम है इजराइल का। और उसी पड़ोस में है फिलिस्तीन, हमास है, हूथी है, ऐसे कई कई देश हैं। हमारा कहना है कि आप लोगों को युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, दोनों को नुकसान है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, दुनिया मानती है कि हमास ने इजराइल पर जो भी बम बरसाए, जो भी रॉकेट बरसाए, जो हमला किया वो अच्छा नहीं किया, बुरा किया। और या इजराइल ने कभी जो है फिलिस्तीन या हमास पे हमला किया वो भी शायद बुरा ही है, क्योंकि हम एक अवहेलना नहीं करते, हम दोनों को बताते हैं, हम दोनों साथ लेके चल रहे हैं कि दोनों देश में इंसान ही रहते हैं, कोई हैवान नहीं रहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग आपस में झगड़ोगे, पुराने इतिहास को खोदोगे और निष्कर्ष अगर समझने की आपकी क्षमता नहीं है और आप लोग ऐसे युद्ध करते जाओगे तो इसमें दोनों का विनाश है, दोनों का विनाश है, दोनों का सत्यानाश है। न तो इजराइल कभी उभर पाएगा और ना हमास, ना फिलिस्तीन कभी उभर पाएगा। और दोनों तकलीफ और दोनों संकट के ऐसे घड़ी में है कि अगर इसको दोबारा उठाने जाएगा तो कई वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ जब बिगड़ जाती है, बिगड़ने में उसको टाइम नहीं लगता है। आप सोचिए, जो ये हमले में जितना विनाश हुआ दोनों देश का, दोनों देशों ने इसको बनाने में कितनी तकलीफें हुई होगी और कितना पैसा लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी। इस पर कभी
आप दोनों ने कभी विचार किया है? हाँ, मैं मानता हूँ अगर हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उसकी जांच करो, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, पहले उनको ढंग से उनको जो है CID लगाइए, स्पेशल ब्यूरो लगाइए, टीम भेजिए, वहाँ का जो है जानकारी लीजिए कि कौन थे। और जिसने ये किया है, जिसने डाला, उसने बहुत बुरा किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इजराइल में बहुत से मासूम लोग की मृत्यु हो गई है, बहुत विनाश हो गया है। ये चीज़ ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। और यही चीज़ मैं आपके उम्मीद करता हूँ जब कोई वहाँ के फिलिस्तीनी के जितने देश के कंट्री लोग हैं, उन्हें नमाज पढ़ते समय या उनका कोई कार्य हो रहा है या पढ़ लिख रहे हैं वहाँ के बच्चे लोग, या अपना बिजनेस चला रहे हैं या विकास कर रहे हैं, तो उन पर कभी भी आपको हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप आपस में बैठ जाते, कोर्टें हैं, सुप्रीम हाई कोर्टें हैं, बड़ी बड़ी विश्व कोर्टें हैं, उसमें बैठ जाते आप लोग और अपना जो भी कॉम्प्रोमाइज़ है, जो भी फैसला है आप करते। आप अपना पुराना इतिहास का पेपर निकालना चाहिए था, आप अपने पुराने इतिहास का पेपर निकालना चाहिए था। जो भी आपकी जगह ज़मीन है, जो भी प्रॉपर्टी आपकी है, जो भी आपका कंट्री है, जितना में फैला हुआ है, उस क्षेत्रफल का पूरा नक्शा निकालना चाहिए था और दोनों को अब ये राय वकील के सामने रखनी चाहिए थी कि देखिए हमारा जो फिलिस्तीन है इतने क्षेत्रफल में फैला है, या हमारा हमास इतने क्षेत्रफल में फैला है, या उस ज़माने में हमारा इजराइल इतने क्षेत्रफल में फैला है और इसके आगे ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर बढ़ेंगे तो फिर हम बढ़ने नहीं देंगे, इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, कानून एक्शन लेता। लेकिन ये एक ऐसी पुरानी लड़ाई है, आज से नहीं है, ये कई सदियों से चलती चली आ रही है। और जब कभी भी ये लड़ाइयाँ होती हैं तो एक नुकसान नहीं होता है, दोनों को नुकसान होता है। तो हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि ये विश्व युद्ध आगे मत बढ़ाइए, एक दूसरे पे हमला मत कीजिए, क्योंकि इस हमले से पूरा विश्व परेशान हो गया है, पूरा विश्व की जो है विकास डगमगा गया है और पूरा विश्व चिंतित में आ गया है कि ये देश का क्या होगा, किस मोड़ पे जाएंगे। अब बचा हुआ जो हमास इजराइल है या फिलिस्तीनी है उसका क्या होगा, और जो बचे हुए लोग हैं उनका क्या होगा। उनका विचारों का विकास करना, फिर उनको ढांचा खड़ा करना, फिर उनके मुकाम तक पहुंचाना, ये किसकी जिम्मेवारी होगी। इसको भी निभाने के लिए इंसान को जिंदा रहना जरूरी है। तो हमारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमला मत कीजिए, एक दूसरे को मत मारिए, आपस में बैठ के अपने अपने देशों के नेता को, संगठन को बुलाइए, एक बैठक कीजिए, वहाँ पे अपना मुद्दा रखिए, जो भी तुम्हारा मुद्दा होगा वो कोर्ट के सामने रखिए, जज के सामने रखिए, जज इसका फैसला करेगा। जो भी जिसके हाथ में आएगा अपना प्यार से ले लो, किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि हमने देखा है कि अगर दोनों तानाशाही करोगे इसमें नुकसान आप दोनों का है। आप दोनों के जो संतानें, आपके वंश हैं, इसमें ख़त्म हुए जा रहे हैं। आपकी जो डेमोक्रेसी है वो भी लो होती जा रही है, आपका विकास है वो भी लो होते जा रहा है। और जो आपने इतने सालों में जो आपने निर्माण किया था, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक विकास का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, अन्य भी डिपार्टमेंट हैं, इलेक्शन का, फैक्ट्री, आना जाना, ऑफिस, नौकरियां, घर चलाना, ये सब हो रहा था, पूरा विकास हो रहा था, अच्छा सब चल रहा था। और आपका देश भी, दोनों देश भी अपना अपना कमा रहे थे, खा रहे थे। लेकिन एक छोटी सी गलती ने, जो हमास ने जो युद्ध किया है, हमला कर दिया है, तो हमास ने अगर हमला किया है तो हमारी इजरायली जो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको जो है निर्धारित से उसकी जांच कराइए, उसमें कौन कौन था। अब एक सवाल यहाँ पर यह उठता है, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो मिलिट्री से भरा पड़ा है, उसमें ज़्यादातर लड़कियां मिलिट्री हैं, डिपार्टमेंट से हैं और अच्छे शिक्षित हैं। तो हमको अभी तक विश्व को यह समझ में नहीं आया कि जिस बॉर्डर पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगी हो, जिस बॉर्डर पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी हो, वहाँ के कोई भी इंसान, चाहे फिलिस्तीन हो, हमेस हो, हूथी हो, कोई भी इंसान, कहीं के इंसान
उसमें कैसे जा सकता है? ये सोचने की बात है। अगर हमारे चारों तरफ हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी लगी है, मिलिट्री डिपार्टमेंट तैनात है, तो सोचिए परिंदा जाने तक की वहाँ पे जगह नहीं रहती है। तो इतने बड़े औजार के साथ लैस विस्फोटक के साथ वो लोग कैसे पहुंचे? जिस रास्ते से आए वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? उस समय जहाँ से वो आए वो बॉर्डर का नाप क्या था? वहाँ पे तुम्हारा चार दीवारी था या तार आपने गाड़े होंगे या कोई गेट लगाया होगा। उस गेट की ओपनिंग कैसे हुई? उस गेट को आपने जो है अगर इलेक्ट्रिक से अगर आपने उसको बंद किया होगा तो उसको रिमोट कंट्रोल किसने दबाया? वो गेट खुला कैसे? और वो लोग जो भी आप बोलते हो, हमास बोलते हो, फिलिस्तीनी कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, कोई हर चीज़ विश्व मार रहा है, लेकिन वो गए कैसे? वो पहुंचे कैसे? हर कंट्री में एक ऐसा बॉर्डर होता है जहां पर पूरी मिलिट्री से भरा होता है। परिंदा भी अपना पैर रखने की हिम्मत नहीं करता है, वो भी इजराइल जैसे कंट्री पे लोग कैसे पहुंचे? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और दूसरी बात, ये हमला किया 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए था कि जब इन्होंने इजराइल पे हमला किया था, जैसे आप बोलते हो कि हमास ने किया था, तो हमास के वो लोग कौन थे और हमला किया था? तो जब हमला करने लगे थे तब आपकी सिक्योरिटी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया होगा। देखो बारीकी से मैं बता रहा हूँ, मेरा वीडियो भले बड़ा रहेगा तो चलेगा। बारीकी से उनको घेरा होगा, घेराव किया होगा, उनको भी खत्म कर दिया होगा मिलिट्री, इजरायली मिलिट्री ने। तो उनके पास से क्या निकला है? आपने देश को क्या दिखाया है? अगर वो आतंकवादी थे तो उनके पास जो हथियार थे कुछ तो सुराग मिला होगा ना उसमें। आपको हथियार जो ब्लास्ट किए या रॉकेट डाले या कुछ भी डाला है तो उसका कुछ तो जला हुआ भाग निकला होगा। उस भाग को सर्च करो, ब्यूरो में जाकर उसको सर्च करो कि यह भाग इनको मिला कैसे, कौन कंपनी से बन के आया, और इन लोगों को तो अथॉरिटी किसने दिया, और इन लोग घुसे कैसे, ये जानकारी लेना इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। और जब पुख्ता सबूत आपके पास होंगे तब आप विश्व को दिखा सकते हो कि ये कंट्री का आदमी हमारे यहाँ आकर के हमला किया है। पहले उसका सबूत लेना बहुत जरूरी है। वो किस भेष में आए थे, उनकी पहनावा क्या था, उनका बाइक क्या था? कोई पैदल तो चल के आए नहीं होंगे, आए होंगे तो बाइक से आए होंगे या फ्लाइट से आए होंगे। अगर फ्लाइट से अगर आए तो इजराइल में उनको वीजा किसने दिया, ये भी सोचिए। अगर एक ही कंट्री में तो उनको टिकट किसने दिया? अगर हर सब आना जाना हो रहा है तो फिर उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं हुई, उनका सामान चेक क्यों नहीं किया गया? उनको खड़े होके उनके जो एक वीडियो आया था, शायद होगा अभी नेट पे, तो लोग आ रहा है बिंदास, 4-5 लोग आ रहा है और जो है इजराइल के जो है एक सर्कल पे रुकते हैं, वहाँ पे और भी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, ये सब जो वीडियो लोग डाल रहे हैं। तो ये सब दिखाने से विश्व को यह पता चलता है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो क्या कर रही थी। सवाल इस चीज़ को उठता है, अगर आपकी सिक्योरिटी अगर मजबूत है और आए होंगे, अगर उन्होंने देखा होगा कहीं से हमको चांस नहीं मिल रहा है तो उन्होंने हमला किया होगा। तो अगर हमला किया होगा, अगर मान लो वो लोग पूरा तो गैंग, कितना गैंग लेके आए होंगे? ज़्यादा ज़्यादा 10 लोग, 15 लोग, जबकि हर बॉर्डर पे कम से कम 100-200 मिलिट्री डिपार्टमेंट हमारा तैनात रहता है। हमारे भी आप आइए, भारत में आइए, हमारा जो भारत के बॉर्डर पे चप्पे चप्पे पे हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट जमान लगे हुए, चप्पे चप्पे पे। मजाल का कोई परिंदा भी पैर रख दे, ये सोचने की बात है। चलो वो तो एक और बात हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे देश में कोई, अगर देश का अगर कोई भी गलत आदमी आता तो उसकी एंट्री कहाँ से होती है? उस बूथ पे, बूथ का मतलब होता है कि जिस काउंटर पे वो लोग बैठे होंगे, जहाँ पे उनको बैठाया गया होगा, जहाँ पर इजराइल का हमास का बॉर्डर होगा, वो लोग क्रॉस कैसे किए? क्या वहाँ पर कोई था? अगर कोई था तो उन्होंने हमला किया होगा। हमले में आए वो लोग, तो हमले में अगर आए थे, कुछ लोग वो भी मरे होंगे, कुछ आपके भी मरेंगे। तो मेरा मतलब क्या है कि पहले आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में
वो जो भी 4 थे, 5 से 8 थे, 10 थे, उनको आप इनकाउंटर करो, कहीं भी मिल जाए उनका इनकाउंटर करो। अगर वो कहीं भी देश के, मैं नाम नहीं लूँ, कोई भी देश के होने दो, तो उनका इनकाउंटर कर सकते हो। क्यों? उन्होंने ऐसा गलत किया है, हक बनता है, कानून बताता है। लेकिन कब? जब आपको साबूत मिल जाता है पूरा, तब। जब तक आपको साबूत पूरा नहीं मिलता है, आप किसी भी कंट्री के पीपल्स को आप आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, हम भारतीय लोग हैं, हमारे भारतीय में 2011 में जो हमला हमारे ऊपर हुआ था, हमारे जो है महान मुंबई का महान जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जहाँ लोगों ने हमला किया था, कसाब आया था। हमारी एजेंसीज ने, हमारी मिलिट्री डिपार्टमेंट ने, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरा, जब जिस समय हमला हुआ था, हमारे 4-5 जवान हमारे जो जगह पे लोगों ने शहीद कर दिए थे, जगह पे उन्होंने जो है फायरिंग करके जो है मार दिए थे। फिर अंजाम इतना बुरा हुआ उनका कि हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट थी, हमारी मिलिट्री डिपार्टमेंट थी, तुरंत तैनात हो गई और तुरंत उनको जो है अरेस्ट किया, तुरंत ही उनको पकड़ के और जो है उनको दुनिया को दिखा दिया कि हमारी जो सिक्योरिटी कितनी मजबूत, हमारी भारतीय सिक्योरिटी। तुरंत उसको पकड़ा गया और तुरंत ही उसके साथ जो भी वारदात हुई उसकी जानकारी ले, उसके बयान लेना चालू हो गया था। लेकिन सवाल ये है, कसाब के साथ में कितने भी लोग आए थे, हमारे पर आक्रमण किया, सबको हम लोगों ने इसको पकड़ा, एक को भी छोड़ा नहीं। कुछ लोग छूट गए, बाकी सबको पकड़ा गया था। तो क्या हमारे भारत ने पूरे पाकिस्तान पे आक्रमण किया? क्या बताइए? क्या हमारे भारत ने, अगर हमारा भारत चाहता, हमारा डिपार्टमेंट अगर चाहता, तो अगर सोचता भाई, जबकि उसमें साबुत भी मिले ये बंदा पाकिस्तान से है, उसके साबुत मिले, हमारी एजेंसी भी गई थी, एजेंसी जाके पूछा तो वहां पर सीधा इनकार कर दिया गया कि भाई ये आदमी हमारे यहाँ का नहीं है। और जब नहीं है तो हमारी सिक्योरिटी थी, एक ही वार्निंग दे के आई थी कि हम उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ का आदमी बोले आप कुछ भी कीजिए, वो हमारा आदमी नहीं है, बात खत्म हो गया, साबुत पूरा मिल गया। ऐसे जिस नसीब से हमारा जो भारत ने, जब हमारे पर हमला हुआ था ऐसे, तो हमने क्या किया था, उसको कई महीने तक उसको मैंने मारा नहीं था, उससे सब इंक्वायरी ले रहे थे, पूरी जानकारी ले रहे थे। और जब पूरी जानकारी लेने के बाद भी उसको हम लोग नहीं छोड़ा, पूरी जानकारी लिया, जो जैसा AK-47 से उसने जो हमला किया था, उस पूरे ही पार्ट को मैंने, औजारों को, टूल्स को लिया, कायदे से मैंने उसकी जो है पूरी जांच हुई। और जांच में जहां जहां के कोड जो निकले थे, उसके अंदर पूरा हमारी भारत सरकार ने उसको लेकर के साबुत देख, तब जाके एजेंसीज को उन्हें पाकिस्तान भेजा था कि भाई तुम्हारा बंदा है, हम उसको अरेस्ट करना है, और कितने लोग हमको बता दीजिए, हम सबको अरेस्ट करेंगे। और नहीं तो फिर अगर आप छिपाते हो तो आने वाले काल में आपको तकलीफ होगा। क्योंकि जो हमने बंदे पकड़े हैं, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, हमारे बंदे जो आए थे, तुम्हारे बंदे जो आतंकवादी जो आए थे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम फांसी लगा देंगे। तो हमारी जो सिक्योरिटी थी, हमारी जो भारत सरकार थी, उसने डायरेक्ट हमला तो नहीं बोला। अगर अभी हमारे पर हमला हो गया, चलो पूरा फोर्स भेज दो और पूरा जो है ब्लास्ट करना चालू कर दो, नहीं, हमारी भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमारी भारत सरकार क्या बोली कि जो लोग आए हैं उनको पहले पकड़ना है, उनको पहले पूछना है, फिर उनकी बाद उनकी कंट्री को वार्निंग देना है। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर जो हमारे कानून होगी, कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और वही हुआ। तो हम उसको परिपूर्ण रूप से जो है हमने साबुत जुटा के जो है हमने कसाब को आतंकवादी घोषित किया, जबकि पहले से था वो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरा साबुत जो है के साथ में उसको जो भी सजा दी गई, वो साबुत के साथ दी गई। ऐसे ही आप जो है, जो लोग इजराइल में घुसे थे, मेरा इजराइल से, गवर्नमेंट से मेरा यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप पहले पूरा साबुत लीजिए, उनको जानकारी कीजिए। अगर वो लोग वहां से हैं तो वो कितने लोग आए थे, कितनी उनका जो है गैंग है, कितना संगठन में है वो लोग, वो सारी चीज आप साबुत विश्व बैंक के सामने रखिए और विश्व के लोग को दिखाइए। उसके बाद जो भी कार्रवाई है आप करनी चाहिए थे, लेकिन आपने डायरेक्ट जो है उठा के हमास पे, फिलिस्तीन पे
क्योंकि हर एक कंट्री में पूरा इंसान बुरे नहीं होते, उसमें कुछ खुदा ईश्वर ने अच्छे इंसान भी हैं। और उसके चक्कर में आपने जो भी बम बरसाने चालू कर दिए, छोटे छोटे बच्चे, गर्भ में बच्चे, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनको यही नहीं पता है कि दुनिया क्या है, देश क्या है, उनको शिक्षा की जरूरत है, वो शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, आपके जो है चर्च में पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ के लोग मस्जिद पढ़ने जा रहे हैं। आप एक दूसरे लोग आप लोगों ने उठा के किसी पर हमला कर देते, डाइट करना चालू कर देते हैं, तो इसमें नुकसान किसका होता है? आप लोग होता है। आप बताओ, जो आपने पूरे फिलिस्तीनी पे ऐसा बम बरसा दिए कि समझ लो कि उनको किस हिसाब से एक इंसान का जब जनाजा निकलता है तो किसने उसको प्यार से, मोहब्बत से उसको लेके जाया जाता है और उसके कलमे पढ़े जाते हैं, और जो है उसका जो है हम जो कब्र बोलते हैं, इतना नरसंहार हो गया कि उनको एक बड़ा सा कब्र खोदना पड़ेगा जिसमें उनको दफनाना पड़ गया। आप इसमें आपका ही नुकसान हुआ है, आपका भी नुकसान हुआ है। तो दोनों ने आपने आपस में युद्ध करके आपको हासिल क्या हुआ है? कुछ हासिल नहीं हुआ है। एक दूसरे की इच्छाएं पूरी हो गई, और तुम लोग की इच्छाओं में जो शरीफ बेचारे इंसान थे, शरीफ बच्चे थे, बूढ़े थे, जो चलने लायक नहीं थे, औरतें गर्भवती थीं, आपने उनको भी कत्लेआम कर दिया। आपने कुछ छोड़ा नहीं आपने। आप सोचिए कि लास्ट में आप दोनों पछताएंगे, एक नहीं दोनों, और पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब ये है कि आपने जो फिलिस्तीन के ऊपर जो आपने इतना बम बरसा दिया कि वहाँ के बच्चे सब, एक भी बच्चा नहीं बचा, कोई तो पूरा शहर खत्म हो गया। और इधर से बम बरसाए गए तो आपका भी शहर नहीं बचा, आपका भी पूरा सत्यानाश हो गया, आपके बच्चे भी मर गए। तो मेरा मतलब है, इसका नतीजा क्या निकला? इसमें भला किसका हुआ? सोचिए, खुदा ने भला किसका किया? इसमें किसी का खुदा ने भला नहीं किया। दोनों को मूर्ख समझते हैं। खुदा समझता है कि इनको मैंने इतना दुनिया में मैंने इनको दिखाया, सब कुछ जन्नत से नवाजा, लेकिन ये लोग लेने के लिए तैयार नहीं। तो सोचिए कि ये हमला करने से कोई किसी कुछ नहीं मिलता है। हमारी आप दोनों से अभी भी यही मैं प्रार्थना करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हमला को रोक दीजिए। और जो भी तुम्हारा तकलीफ हो रही, जिस चीज़ से तुम्हारा जगह का विवाद है, या तुम्हारी तकनीकी का विवाद है, या बॉर्डर का विवाद है, जो भी तुम्हारा विवाद है, तो कोर्ट के सामने आप दोनों बैठ के उस फैसले को तभी से उसको जो है एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि तुम्हारा भी भला हो जाए और सबका भला। उसके साथ साथ हम जैसे भारतीय लोग जो बड़े बड़े कंट्रियां हैं हमारे देश की, उनका भी भला हो जाएगा। नहीं तो आप लोग लड़ोगे और चिंता पूरा कंट्री विश्व पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि हम लोग को चिंता नहीं, हम लोग को भी चिंता हो जाती है, भाई सामने वाला लड़ रहा है, विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, फिर आगे बेचारे जिनसे कोई लेना देना नहीं है, वो कंट्री वाले भी परेशान कि हमने इतने साल में इतना विकास मैंने किया है, उसके बाद फिर अभी हालत ऐसी हो रही है। मतलब दो जब लड़ते हैं तब हजारों को टेंशन आ जाती है। तो मेरा मतलब ये है कि अभी भी अपना जो है सेटलमेंट कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, और फिर अपने देश को अच्छा विकास की ओर लेके जाइए। आने वाली पीढ़ियाँ, अभी जो तुम्हारे ख़त्म हो गए, जो इनके ख़त्म हो गए, वो तो ख़त्म हो गए। अभी बेचारे वो तो क्या कर सकता है? अभी आप लोग की नादानियाँ है, कुछ भी कह लो, या तानाशाही कह लो। दोनों की तानाशाही थी। हम है, वो बोलता हम है, वो बोलता हम है। ये हम के चक्कर में पूरा सत्यानाश हो गया। कितनी पब्लिक आपकी भी मर गई, कितनी पब्लिक इससे भी मरी। इसमें किसका नुकसान है? नुकसान सर आप लोग को ही है। इसके लिए आप अपने जो भी है ठंडे दिमाग से थोड़ा ठंडे हो जाओ दोनों, और आपस में जो है इस विवाद को सेटलमेंट कर लीजिए और अपने अपने विकास को फिर आगे चलाइए। जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है, आप सोचो, जब तुम दोनों के दिमाग ठंडे होंगे तब अपनी अपनी जब कंट्रीज में आप लोग जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, आप क्या सोचोगे कि इतने साल से मैंने ये इतना देश बनाया था, इतना विकास हो रहा है, और एक छोटी सी बात में, छोटी सी एक गलती में हमारा पूरा सत्यानाश हो गया। अब आप दोनों का कंट्री
जो आगे आने वाली पीढ़ी में कुछ अच्छा होने वाला था वो भी सब खत्म हो गया। अब फिर आप नीचे से उठो और नीचे उठाते उठाते लंबा तक जाइए, ऊंचाई तक जाइए। आपको कितने साल लगेंगे इसका कुछ पता नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने इस युद्ध को रोक के एक अच्छा मार्गदर्शन अपने अपने कंट्री में लाइए और अपने देश को सुरक्षित रखिए और सिक्योरिटी तैनात रखिए और हर समय आप जो है अपना अपना बॉर्डर पे रहिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। यही मेरी कामना है और अपने देशवासियों को लेकर चलिए और यही सबसे बड़ी इंसानियत होती है देश में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।